हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे एक पिक्चर दी गई है एक साइंटिस्ट की, जिनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन साहब। इन्होंने प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, और इसके बारे में नॉलेज नेचर नाम की एक पब्लिश बुक में हमारा हुआ था हमारा। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, एनिमल टिश्यू की बात करें, या माइक्रोबियल पेस्ट की बात करें, जो कि एक प्रकार के लिविंग टिश्यूज की बात करें, और इसके अलावा नॉन लिविंग में बात करें तो अर्थ क्रस्ट के लिए हम बात कर लेते हैं। जब हम दोनों के बारे में मालूम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य एलिमेंट के रूप में जो बात करते हैं, मेन एलिमेंट्स के रूप में बात करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे हमारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है हमारा, इसके अलावा सल्फर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है हमारा। तो ये मुख्य एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे हमारे क्या होता है, प्रेजेंस है, यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है ना, सल्फर और फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर इस हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, बट इनकी क्वांटिटी को लेके इन दोनों में अंतर हो सकता है। तो यहाँ पे मुख्य एलिमेंट्स होते हैं कॉन, Sp, CHON, कॉन, Sp हम याद कर सकते हैं। ये मुख्य एलिमेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमें। अगर हम इनको मालूम करने की कोशिश करें कि ये कैसे हमें हमने इसको कैसे इनके बारे में पता लगा जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्या करते हैं, लिविंग टिश्यूज लेते हैं। कोई लीफ वीफ को ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, मॉर्टल पेस्टल से क्या करना, अच्छी तरीके से पीस लेते हैं, और उसको ट्राइक्लोरिक एसिड में डिजोल्व कर लेते हैं, और एक केमिकल कंपोजिशन तैयार करते हैं लिविंग टिश्यू का। तो केमिकल कंपोजिशन तैयार करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज हमें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है एसिड सोल्यूबल पूल के रूप में देखने को मिलेगा, और एसिड इनसोल्यूबल पूल के रूप में तो एक सोल्यूबल पार्ट हमें दिखा है, दूसरा नॉन सोल्यूबल पार्ट हमें देखने को। जब एसिड सोल्यूबल पूल्स की हम बात करते हैं हमारे, उसको हमको देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे ऐसे एलिमेंट देखने को मिलते हैं हमारे मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट था वो 18 to 800 डाल्टन्स के बीच में देखने को मिलता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हमने क्या नाम, माइक्रो मॉलिक्यूल्स नाम दिया, जैसे कि एमिनो एसिड, नाइट्रोजनल बेस और मोनोसेकेराइड्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं रिटेंटेट के रूप में देखने की बात करते हैं, या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के रूप में, जो एक प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठा मिलेगा। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट था लगभग 1000 डाल्टन से अधिक हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है, न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं, पॉलीसेकेराइड देखने को मिलते हैं, और लिपिड हमें देखने को मिलता है। और इन सबको हमने क्या नाम दिया, मैक्रोमोलिक्यूल नाम दिया। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिपिड जो होता है हमारा, लिपिड जरूर एसिड इनसोल्यूबल फ्रिक्शन में मिलता है, क्योंकि इनसोल्यूबल पार्ट होता है इसलिए। बट इसका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। तो केमिकली मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करें तो ये हमारा क्या, हमारा माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, पर एक्चुअली ये रिटेंटेट के रूप में हमें देखने को मिलता है, हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिपिड के मामले में एक्सेप्शंस के बीच में याद रखिएगा यहाँ पे। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको हमने क्या नाम दिया, बायोमोलिक्यूल्स दिया, जैव अणु हम उनको नाम देते हैं हमारा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हमारा कि कैसे हम इसके, ये तो हमारे ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, और किसी इनऑर्गेनिक मैटर के हमें अगर मालूम करना है हमें, तो क्या करते हैं, तो क्या होता है, लिविंग पार्ट्स में क्या करते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, उसका क्या कहता है, वाटर कंटेंट को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद और उसको जब जला देते हैं, उसके अंदर तो जो एलिमेंट बचेंगे, बाद में जो बचेगा उसको हम बोलते हैं भस्म, यानी कि ऐश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐश। और ऐश के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार के एलिमेंट्स हमें देखने में, तो हम एलिमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो एनालिसिस क्या करते हैं, तो हमारा लिविंग टिश्यू के फॉर्म में तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन हमें देखने को मिले। वाइल द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के बारे में हमने मालूम किया है ना, तो हमें वहाँ पे क्या मिले, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में मालूम पड़ा, जो किसी लिविंग टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं हमारा। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स एनसीईआरटी ने दी हुई है हमारी, आप देख सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, दोनों के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दोनों में, पर दोनों की अमाउंट को लेके क्या होता है, डिफरेंस। ऐसे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हमारा मौजूद होता है, लिविंग टिश्यू के अंदर मौजूद हमें देखने को मिलते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बात आता है हमारा एमिनो एसिड्स के रूप में होता है, जो कि एसिड सोल्यूबल फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, हैव ए एमिनो एसिड ग्रुप और एसिडिक ग्रुप इन सेम कार्बन से जुड़े होते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैट इज एन अल्फा कार्बन होता है, जो कि क्या होता है हमारा एमिनो ग्रुप को और एसिडिक ग्रुप को क्या होता है हमारा जोड़ के रखता है। और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड कार्बन उसको बोल देते हैं हमारा। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्या देखने को मिलता है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्योंकि जैसे मीथेन का फॉर्मूला आप देखो ना CH4, तो C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है हमारे एक कार्बन से 4 अलग अलग हमारे एलिमेंट्स, हमारे क्या कंपाउंड्स के हमारे जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं हमारे। दे आर 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है इसमें, कार्बन के साथ एक साइड हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिलता है, अमीनो ग्रुप हमें देखने को मिलता है, और एक वेरिएबल ग्रुप R ग्रुप हमें देखना है। तो ये स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। ये कार्बन हमारा देखने को मिल रहा है आपके सामने, यहाँ पे देखिए आप आराम से, यहाँ पे आपके कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है हमारा एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या हमारा एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, और R क्या हमारा जुड़ा है। तो डायरेक्ट जो हमारा ये जो कार्बन होता है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन देखते हैं। और ये एक प्रकार से क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मीथेन के फॉर्मूले के रूप में हमारा ये देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द R ग्रुप की बेस पर क्या है, दे आर मेनी एमिनो एसिड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हमारा 20 टाइप के एमिनो एसिड्स हमें प्रेजेंट्स होते हैं, हमारे बात करते हैं हमारा, है ना, हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो अभी 21 एमिनो एसिड्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, अब तक 22 एमिनो एसिड्स की हमारी डिस्कवरी हो चुकी है हमारा। इन प्रोटीन्स ओनली ऑफ द 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट्स हम देखने को मिलते हैं हमारे डिफरेंट टाइप। द R ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक अगर यहाँ पे R ग्रुप में अगर हम चेंजेस कर देते हैं जरा सा, केवल हम इस R ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के हमारे एमिनो एसिड्स हमें क्या होते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं, हमारे देखने को मिलते हैं हमारा। किस तरीके से देखते हैं, अगर हाइड्रोजन ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे R की जगह, तो उसे हमें क्या कहेंगे, ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे साइड चेन R की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एलानिन अमीनो एसिड्स बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी मीथेन हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या कौन सा एमिनो एसिड बन जाएगा, सेरीन हमारा एमिनो एसिड हमें देखने को। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम, यहाँ पे H हमें जुड़ गया तो ग्लाइसिन हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना, CH3 ग्रुप हमें जुड़ गया तो एलानिन हमें दिखाने का, और हाइड्रोक्सी मीथेन CH2OH ग्रुप हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हमें सेरीन हमें एमिनो एसिड्स हमें प्राप्त होता है इस प्रकार। तो केवल R ग्रुप में चेंजेस करने से ही डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स हमें क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड्स की बात करते हैं, तो किस प्रकार से तो डिटरमाइंड होती है, तो ये डिटरमाइंड होती है बेटा हमारी एमिनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप और R फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। हमें यहाँ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप कितने परसेंट है, उस आधार पर उसके इनकी नेचर का पता चलता है हमारा, कि ये जो एमिनो एसिड्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। तो एसिडिक नेचर की बात करें तो ऐसा एमिनो एसिड जिसके अंदर क्या होगा, COOH के ग्रुप हमारे नंबर ज्यादा होंगे, वो क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखाई देगा। तो एग्जांपल के रूप में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूटामिक एसिड हमें दिखाई देता है, हमारा ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड हमें यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम दे सकते हैं। हमारा बेसिक ग्रुप की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप हमारा ज्यादा देखने को मिलता है। तो एग्जांपल की बात करें, लाइसिन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके अलावा हिस्टिडीन और आर्जिनिन भी इसके एग्जांपल के रूप में देखने को मिलते हैं। और बाकी बचे हुए जो भी एमिनो एसिड्स होते हैं हमारे रेस्ट ऑफ 15 हमें बात करें हमारा, तो वो क्या है, हमारे न्यूट्रल कहलाते हैं। न्यूट्रल के रूप में जैसे वैलिन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो बचे हुए सारे होते हैं, सारे होते हैं एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। यानी कि एमिनो एसिड्स होते हैं जनरली वो हमारे क्या होते हैं, हमारे एज ए ज्यूटेराइन के रूप में काम करते हैं हमारा। तो कुछ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि बात करें टायरोसिन, फेलिन, एनालिन और ट्रिप्टोफान, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इसमें बेंजीन रिंग हमें प्रेजेंट रहता है, रिंग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा। ये पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एमिनो एसिड्स इज आयनाइजेबल नेचर्स की होती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है और COOH ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है हमारा। तो ये क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक pH हमारा जब किसी लिक्विड में उसको हम मिलाते हैं हमारा, तो ये दो प्रकार एसिडिक या क्या करते हैं हमारे, या बेसिक नेचर हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हमारा, आइसोइलेक्ट्रिक pH या
ज्यूटर आयंस के रूप में हमारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी आयंस की क्या होता है प्रॉपर, किसी भी लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं हमारा। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच की बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड क्या होती है हमारी, चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे NH3 ये क्या है हमारा, देखिए हमारा पॉजिटिव आयंस हमारा दिखा रहा है हमारा, यहाँ पे देखते हैं हमारा, है ना। और COOH, और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये क्या होता है, नेगेटिव पोजीशन दिखाता है। तो ये किसी भी केमिकल के अंदर हमारा क्या होता है हमारा, या तो हाइड्रोजन देता है या हाइड्रोजन लेने का काम कर सकते हैं। तो ड्यूअल प्रॉपर्टीज में दिखा जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को हम, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे हम याद रखिएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड के बारे में बात करते हैं। सो जनरली वाटर इन सोल्यूबल नेचर के हमें दिखाते हैं। ए फैटी एसिड है से एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन R ग्रुप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंट फैटी एसिड्स की एक लंबी चेन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे R ग्रुप जनरली जो होता है यहाँ पे 1 से लेके 19 कार्बन तक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हमारा। जैसे कि पामिटिक एसिड की बात करें जिसमें 16 कार्बन होते हैं हमारा, आर्किडोइक एसिड की बात करें तो 20 कार्बन हमारे एटम्स की लॉन्ग चेन हमें देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा लिपिड के कभी भी पॉलीमर्स नहीं बनते कि ऑलरेडी ये लॉन्ग चेन्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फैटी एसिड्स यानी पामिटिक एसिड्स का फॉर्मूला दिया हुआ है CH3 CH2 14 नंबर का, और COOH हमें हमारा कार्बोक्सिल हमारा ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फैटी एसिड्स के बारे में बात करें, सेकंड ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं विदाउट डबल बॉन्ड। तो फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं हमारा। सैचुरेटेड होता है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और जिनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे। तो मोस्ट सिंपल लिपिड की बात करें तो ग्लिसरॉल के रूप में देखने को मिलता है, और ग्लिसरॉल को हम दूसरे एक नाम से और जानते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमारा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं, याद रखिएगा। सैचुरेटेड एसिड जो होंगे हमारे वो जनरली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं हमारे, सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को, जैसे घी बटर की हम बात कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं हमारे, वो लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपका ऑयल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, कोकोनट ऑयल की बात करें, सोयाबीन ऑयल की बात करें, तो ये सब के हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल के रूप में हमें देखने को। तो सबसे सिंपल जो होता है यानी कि 3 कार्बन हमारा ग्लिसरॉल हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एग्जांपल है, हमारा 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। मैनी लिपिड्स की अगर बात करें तो है बोथ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एस्टर्स की बात करें तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। एस्टर्स के होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स है, एल अल्कोहल होते हैं जो कि जॉइन बाय द एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो ट्राइग्लिसराइड का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए आपको ट्राइग्लिसराइड के अंदर बात करें हमारा, तो ट्राइग्लिसराइड क्या हुआ, 3 फैटी एसिड्स हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको देखने का R1 R2 R3 हमें फैटी एसिड देखना, और एक यहाँ पे ग्लिसरॉल, ये हमारा मॉलिक्यूल कौन सा, हमारा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हमें देखना। तो 3:1 का रेशियो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके अंदर, और ये इनको आप इनको एक बार हाथ से जरूर इनका स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ जरूर करिएगा। यहाँ पे ऑयल की बात करें हमारा हैव नो लो मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा क्या इसका एग्जांपल है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में। तो हमारे एनसीईआरटी ने नाम दिया है जिंजेली ऑयल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। सम लिपिड्स हैव ए फास्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है हमारा फॉस्फोरस भी हमारा फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं हमारा। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं जैसे कि लेसिथिन इज द एग्जांपल, जो कि सेल मेम्ब्रेन का हमारा क्या होता है, एक कंपाउंड है हमें देखना। कुछ जो हमारे प्रेजेंस होते हैं, कुछ न्यूरल टिश्यूज में भी प्रेजेंस होते हैं हमारे, और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के रूप में हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो एग्जांपल हम की बात करें यहाँ पे तो सेफेलिन के रूप में हमारा प्रेजेंट होता है। ये होता तो जनरली लेसिथिन की तरह ही है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो कोलिन होता है हमारा, कोलिन की जगह यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे थोड़ी सी हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे।
और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी हमारे कुछ दिए हुए, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ये एग्जाम में पूछा गया है हमारा। हमारे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड है हमारा, लेसिथिन की स्ट्रक्चर दी हुई है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारा कोलेस्ट्रॉल की दिखाई दी है, हमारी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल मोस्ट डेकोरेटिव मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर हमारी कोलेस्ट्रॉल की, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर थे, जिसको आप अच्छी तरीके से एक बार हाथ से ड्रॉ कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं, हमारा नाइट्रोजन बेसेस के बारे में बात करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के रूप में प्रेजेंस होते हैं। नाइट्रोजन बेस की बात करूं यहाँ पे, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन हमें प्रेजेंस होता है। तो बेसिक चीज आपको पता है ही सही, आपको सर्च है नाइट्रोजनस बेस, और उसके साथ अगर शुगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनाते हैं? हमारे न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें न्यूक्लियोसाइड के रूप में, हमारा एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, सिस्टीडीन, ये सब के हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। और जब न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तब क्या होता है इसमें? जब न्यूक्लियोसाइड के साथ हमारा फॉस्फेट जुड़ जाता है तो हमारा क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल की बात करें तो एडिनाइलिक एसिड यहाँ पे देखना, थाइमिडिलिक एसिड देखने को, गुआनालाइलिक एसिड देखने को मिलता है, यूरिडाइलिक एसिड देखने को मिलता है, और सस्टिडाइलिक एसिड हमें देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे, याद रखिएगा। तो एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि बात करते हैं, डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारा नाइट्रोजनस बेस होंगे, शुगर हो गए और फॉस्फेट हमें प्रेजेंस होता है इनके में। सो डीएनए और आरएनए फंक्शंस ऐसे क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे कि एडेनिन की स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं हमारा, है ना, हमारे यहाँ पे आपको, और ये एडिनोसिन आपको देखने को मिल रहा है हमारा, एडेनिन हमारा दिखाई देगा, हमारे एडेनिलिक एसिड हमें दिखाई देगा। तो ये नाइट्रोजन बेस की बात करें, एडेनिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर हमें दे रखा है हमारा। ये प्यूरिन है और ये पिरामिडिन है, आप देख सकते हैं। जो प्यूरिन होते हैं हमारे डाइसाइक्लिक नेचर के होते हैं, हमारे दो हमारे साइकिल हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आपको, एक तो आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, और जो हमारे जो पिरामिडिन होते हैं ये मोनोसाइक्लिक नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम में से पूछा गया है, तो उनको आप अच्छी तरीके से बना लीजिए, आपको याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा आपको न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जाम है, एडिनोसिन और यूरिडीन का एग्जांपल दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का हमारा एग्जांपल हमारे यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड्स के रूप में दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जनरली ये दोनों स्ट्रक्चर्स जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से हाथ से ड्रॉ कर लिएगा, और पहचानने को कहा जाता है हमारा 4 स्ट्रक्चर बना के, यहाँ पे कि कौन सी हमारी एडेनिन की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में हम बात करते हैं यहाँ पे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? हैव ए आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम आते हैं और जिनका कंप्लीटली यूज होता है, हमारा मेन रोल प्ले करते हैं हमारा, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं हमारा। जैसे कि हमारा प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिनका क्लियर कट कोई अंडरस्टैंडिंग या रोल हमें फंक्शंस नहीं मालूम पड़ता है। और कई बार ये में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद, रिएक्शंस के बाद हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में भी, हमारा वेस्ट मटेरियल के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। सो मैनी यूजफुल टू द ह्यूमन वेलफेयर। तो हम जब प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं हमारा, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म के बाद, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं? बड़े यूजफुल हमें देखने को मिलते हैं। वो इकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं और इकोनॉमिकल भी हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जैसे कि रबर की बात करें, ड्रग की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, स्कैंस की बात करें, पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, है ना, फ्लेवोनॉइड्स और रबर्स, है ना, ये हमें देखने को मिलते हैं। एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, स्कैंट, गम स्पीसीज, ये सब हमारे क्या चीज़ें? हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लिस्ट हमें दी है, लिस्ट में से कई बार एनसीईआरटी ने नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा। पिगमेंट के रूप में क्या होता है? कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन के रूप में प्रेजेंट
सब्सटेंस है हमारा। एल्केलॉइड्स की बात करें तो मॉर्फिन और कोडिन एग्जाम में पूछ लिया गया है। टर्पेनॉइड्स के रूप में बात करें तो मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स हमें देखने को मिलते हैं। एसेंशियल ऑयल के रूप में लेमन ग्रास ऑयल के रूप में होता है। टॉक्सिन्स के रूप में अर्बिन और रिसिन हमें देखने को मिलता है हमारा। लेसिथिन के रूप में कॉन्केवेलिन ए हमें देखने को मिलता है हमारा। ड्रग के रूप में विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन हमें देखने को मिलता है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस के रूप में रबर, गम्स और सेलोज हमें देखने को मिलते हैं। तो टेबल को आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कई बार इस तरीके से। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स देखे हमारा। अब हम पढ़ते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में हम बात करते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में, तो एक एवरेज कंपोजिशंस की बात करें यहाँ पे तो वाटर हमें देखने को मिलता है किसी भी सेल के अंदर 70 to 90% हमें देखने को मिलेगा। प्रोटीन की बात करें तो 10 to 15% हमें देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3% हमें, लिपिड की बात करें 2% हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो 5 to 7% हमें देखने को मिलता है। और आयंस 1% के रूप में। तो इसको आप असेंडिंग लेवल और डिसेंडिंग लेवल दोनों तरीके से आप इसको याद रखें। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमारा, वाटर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या है, प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं हमारा। फिर न्यूक्लिक एसिड हमें, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कई बार टेबल्स के फॉर्म में ऐसा पूछा गया हुआ, सबसे ज़्यादा सबसे कम का ऑर्डर हमें बनाइए, हमें याद रखिएगा हमारा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में हम बात करते हैं हमारा। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं हमारे, है ना, लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स जो कि लिंकेज होते हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं हमारे। पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स हैं हमारे। 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलेनिन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन हमें देखने को मिलते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स जिसमें से हम क्या करते हैं 10 हमारे एसेंशियल होते हैं और 20 हमारे क्या होते हैं नॉन एसेंशियल्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोपोलीमर और नॉट ए होमोपोलीमर के रूप में हमारा देखने को मिल सकते हैं। हमें देखने डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, जो हमें डाइट्स के रूप में बाहर से लेने पड़ते हैं उन्हें हम क्या करते हैं एसेंशियल एमिनो, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्या कहला हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं हमारे। So these amino acids can be essential और non essential रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे बात करें। So we get essential amino acid through our diet और foods के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा essential amino acids के रूप में हम बात करते हैं हमारा तो 20 में आउट ऑफ 10 हमारे अमीनो एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल के रूप में जान सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं हमारा VIP होल में TT आप जानते हैं। तो VIP V मतलब होता है हमारा, यहाँ पे हम बात करें आज शॉर्ट टर्म्स में आप यहाँ पे याद सकते हैं। यहाँ पे ना हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें VIP HALL और मैं इसको एक साथ ही लेंगे है ना, और TT यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे तो V मतलब वैलिन्स का यहाँ पे लेंगे, V से लेंगे वैलिन हमारा आ गया हमारा। यहाँ पे आइसोल्यूसिन हमें देखने को मिलता है, फेनिल एनालिन हमें देगा, हिस्टिडीन हमें देखने को मिलेगा हमारा यहाँ पे है ना। और ए से आर्जिनिन हमें देखने को मिलता है, लाइसिन आपको देखने को मिलता है, ल्यूसिन हमें देखना, मिथियोनिन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे थ्रियोनिन हमें देखने को और ट्रिप्टोफान हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये हमारे 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें देखने VIP होल में TT इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको यहाँ पे। So protein carry out many functions in a living organism, जैसे कि some transport nutrient across the cell membrane और some infections के रूप में जैसे कि एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंड some are hormones और some are the enzymes के रूप में याद करना है। तो
जो 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 हमारी मेम्बर होती है वहाँ पे चैनल प्रोटीन्स के रूप में काम करते हैं, इन्फेक्शन के रूप में हमारे एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज हमारे काम करते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम सब कैसे होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। कोलेजन की बात करें, जब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड के अंदर पूछा जाए तो कोलेजन इज द आंसर। दूसरा बात है आपको जो है रूबिस्को, यानी कि इसका फुल फॉर्म याद रखना, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस ड्यूल नेचर का हमारा ये एंजाइम होता है, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है जो कि बायोस्फीयर के अंदर, प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा। तो पूरे ओवरऑल अगर आपको पूछा जाए बायोस्फीयर में तो रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, और एनिमल में पूछा जाए तो आपको कोलेजन हमें देखने को पूछा है, या प्लांट में पूछा जाए तो आपको रूबिस्को आपको आंसर यहाँ पे देना है, आपको देखने को होता है। तो जैसे कि कुछ प्रोटीन्स के बारे में दिया हुआ है, टेबल बनाई हुई है। कोलेजन जो कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस के रूप में काम करता है, हमारा टिश्यू में बांधने का काम करता है। हमारा ट्रिप्सिन एक एंजाइम के रूप में काम करता है। हमारा प्रोटीन डाइजेशन में इंसुलिन हार्मोन होता है, हमारा शुगर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। एंटीबॉडीज की बात करें, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन की बात करते हैं। हमारा कुछ हमारे रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं, जिन्हें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्मॉल टेस्ट हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं हमारे। और GLUT4 ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, जैसे ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल हमें करने का काम करता है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, सारे किसी को छोड़ना नहीं है, सबको आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स। जैसे कि लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं हमारे, है ना, थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज जो कि पॉलीमर है, किसका, हमारा बीटा डी ग्लूकोज के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। सेल्यूलोज इज ए होमोपोलीमर से, याद रखिए एग्जांपल, सेल्यूलोज इज ए होमोपोलीमर। स्टार्च की बात करें तो स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी होता है, प्लांट टिश्यूज के अंदर हमें देखने को मिलता है स्टार्च। ग्लाइकोजन इज द स्टार हाउस ऑफ एनर्जी इन द एनिमल टिश्यूज। तो प्लांट फूड स्टोरेज करते हैं किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, और एनिमल फूड स्टोरेज करते हैं किसमें, एनिमल सेल्स में, ग्लाइकोजन के रूप में हमें देखने को मिलता है। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रैक्टोज के रूप में देखने को के रूप में काम आता है हमारा। द ग्लाइकोजन की बात करें, हमारा द राइट एंड जो होता है इसका ग्लाइकोजन का होता है, उसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, और इसका जो लेफ्ट एंड होता है हमारा उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, हमें इसको कहते हैं, हमारा जो चेन बनती है इसके अंदर हमारा। स्टार्च की बात करें, फॉर्म द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के रूप में फॉर्म करते हैं। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स के अंदर रहता है हमारा, इन द हेलिकल पोर्शंस के रूप में प्रेजेंट है। और स्टार्च जो होता है हमारा वो आयोडीन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्लू कलरेशन आपको देता है। आपने एक्सपेरिमेंट अपने किए होंगे आपके स्कूल के अंदर। सेल्यूलोज जो होता है हमारा डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर, हैंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन, नहीं रखता है, इसलिए क्या होता है हमारा ये कलरेशन आयोडीन के साथ कलरेशन नहीं देता है हमारा यहाँ पे। प्लांट सेल्स वॉल्स की बात करें हमारा तो कॉटन फाइबर्स, पेपर पल्प आर मेडअप ऑफ किसके बने होते हैं, हमारे सेल्यूलोज के एग्जांपल के हमारे बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारे। एमिनो शुगर्स में प्रेजेंस होती है हमें देखने को मिलता है हमारा, और केमिकली मॉडिफाइड्स में क्या होती है, शुगर्स हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोसेमाइन एन एसिटाइल, ग्लूकोसेमाइन एन एसिटाइल, है ना, गैलेक्टोसेमाइंस के रूप में हम उसमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एग्जांपल के रूप में एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि काइटिन के रूप में हमें देखने को है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, होमोपोलीमर्स होते हैं। तो काइटिन के बारे में पूछा कि काइटिन क्या है हमारा, तो काइटिन क्या हमारा होमोपोलीमर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा, देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई गई है हमारी ग्लाइकोजन के हमारा। तो एक जब सिंपल फॉर्म में होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमें दिखाई देंगे, देखिए आपको, तो ये कैसा होता है हमारा, बिल्कुल लीनियर फॉर्म में दिखाई देगा इसके अंदर। 1,4 ये फर्स्ट कार्बन या फोर्थ कार्बन के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तभी क्या होता है, लीनियर फॉर्म में देखने को मिलता है। और ये देखो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है, देखिए हमारा ब्रांच है हमारा, तो देखिए हमारा ये क्या है, सीधा जैसे ये सीधा स्ट्रेट जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और जहाँ से ब्रांच निकल रही है तो वहाँ पे क्या होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें देगा। तो 1,6 हमारा कार्बन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो फर्स्ट कार्बन 6 कार्बन, तो यहाँ पे क्या होता है एक ब्रांच फॉर्मेशन हमें दिखाई देगी। तो जहाँ पे लीनियर कंडीशन होगी वहाँ पे क्या होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और जहाँ पे ब्रांचिंग हमें देखना है तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर से आप याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे,
के फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं हमारे, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं हमारे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारा, हैज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एंड सेकंड इज ए मोनोसैकेराइड, एंड द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, प्यूरिन पिरामिडिन देखने को मिलेगा, मोनोसैकेराइड से एक शुगर हमें देखने को मिलती है, और थर्ड हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस हमें देखने को मिलता है हमारा, फॉस्फेट हमारा। तो तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, अभी हमने पढ़ा हमने। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स आता है क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस के रूप में प्रेजेंस होते हैं हमारे। एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन, ये सब क्या हमारा नाइट्रोजिनस बेस है हमारा, जिसमें एडेनिन और गुआनिन क्या होता है हमारा, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। याद रखिएगा, ये आपको क्या, प्यूरिन प्योर एज एजी यानी चांदी होता है ना हमारे साथ, तो आपको याद रखते हैं प्यूरिन में क्या आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। तो याद कर सकते हैं प्यूरिन क्या होगा हमारा, प्योर एज एजी, है ना। तो प्यूरिन के एग्जांपल क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन हमें देखने को, और क्या होता है डाईसाइक्लिक, अभी स्ट्रक्चर हमने देखा था डाईसाइक्लिक नेचर के होंगे हमारे देखने को मिलते हैं। और जो रेस्ट होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, पिरामिडिन। तो रेस्ट बचा क्या हमारा याद रखिए, रेस्ट के लिए CUT कट, साइटोसिन बात करें हमारा, यूरेसिल की बात करें, और थाइमिडिन की बात करें CUT कट कहते हैं, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो पिरामिडिन के, और ये कैसे होते हैं, मोनोसाइक्लिक नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। द शुगर फाउंड इन पॉलीसैकेराइड्स आइदर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज के फॉर्म में हमें शुगर हमें देखने को मिलती है हमारी। तो जो RNA होता है उसमें राइबोज होती है हमारी देखने को मिलती है, और जो DNA होता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है हमारा। सो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज वो क्या कहलाते हैं, DNA का फॉर्मेशन करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड राइबोज का होती है उसमें क्या कहलाती है हमारी, राइबोज शुगर, वो RNA का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि तो बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर, द 4 लेवल्स पे हमने इसको डिस्क्राइब करते हैं हमारा। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो 4 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वार्टरली में देखा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, द फर्स्ट एमिनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड, हमारा इसको जो होता है ये सीधा स्ट्रेट चेन के रूप में हमें देखने को मिलता है, इसमें एक N टर्मिनल एमिनो एसिड देखने को मिलेगा, और लास्ट एमिनो एसिड होता है C टर्मिनल एमिनो एसिड ग्रुप देखने को मिलता है हमारे चेन के रूप में देखने को मिलता है। और प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल के रूप में करते हैं, स्ट्रेट फॉर्म है तो इंसुलिन का एग्जांपल आप याद सकते हैं हमारा। और हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें हमारा, जो कि हमारा एक थ्रेडलेस स्ट्रक्चर होती है और हेलिकल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, और 2 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। एक होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है हमारी, और बीटा प्लेटेड के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है हमारा। सो प्रोटीन्स ओनली राइट एंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व हमें देखने को मिलता है हमारा जनरली हमें। इन एडिशन की बात करें तो लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फाउंड अपॉन इटसेल्फ। तो क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर्स के रूप में भी हमें देखा है। तो मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारे। दिस गिव अस अ 3 डायमेंशनल व्यू। क्या था प्रोटीन का हमारे क्या होता है, 3 डायमेंशनल व्यू देते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं हमारा। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन के रूप में, क्योंकि क्या होता है हमारे एंजाइम्स इसके मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स होते हैं। तो सम प्रोटीन्स आर असेंबलिंग मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स और सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं हमारा, प्रोटीन के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करें हमारा, तो ये हमारा क्या होता है हमारा, और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलती है, जो कि 4 सब यूनिट से मिलकर ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है हमारी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा डायग्राम आपको दिया हुआ, देखिए आपको ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है हमारा, एक सीधा स्ट्रेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है हमारा, है ना। इसका एक क्या होता है हमारा एक तो एन हमें देखने को मिलेगा राइट हैंडेड एंड, और एक लेफ्ट हैंड का होता है सी कार्बन हमारा सी एंड हमें देखने को मिलता है हमारा। दूसरा होता है सेकेंडरी, हमारी होती है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड के फॉर्म में देखने को मिलती है हमारा। तो अल्फा हेलिक्स के रूप में देंगे तो केराटिन और मायोसिन इज द एग्जांपल होते हैं जो अल्फा हेलिक्स का होता है। बीटा कैरोटीन की बात करें हमारा तो सिल्क फाइबर्स के एग्जांपल होते हैं। टर्सरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमें पेप्टाइड बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखना है, तो ये स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारा एग्जांपल के रूप में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में दें। और ये तो क्वार्टरली स्ट्रक्चर होते हैं, 4 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं हमारे, है ना। सबसे स्टेबल हमें स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है हमारी, और एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के रूप में हमारा हीमोग्लोबिन हम इसके रूप में एग्जांपल के रूप में याद कर सकते हैं यहाँ पे इसको।
तो यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है, देखो कार्बन शोविंग द ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और एक टर्सरी स्ट्रक्चर्स हमारा ये देखने को मिलता है, हमारा स्ट्रक्चर तो प्रोटीन के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है हमारी, अनस्टेबल होती है, ये भी हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात है नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन द पॉलीमर्स के रूप में बनते हैं हमारे। तो किस प्रकार मोनोमर्स आपस में जुड़ करके हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, बात करते हैं। तो प्रोटीन में बात करते हैं, प्रोटीन किससे बने, एमिनो एसिड से मिलकर बने थे, और एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं हमारा, ध्यान रखें। फॉर्म्ड कैसे बनते हैं, द कार्बोक्सिल COOH ग्रुप ऑफ द वन एमिनो एसिड जो होता है हमारा इज रिएक्ट विद द एमिनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट एमिनो एसिड से हमारा क्या होता है, रिएक्ट होता है। तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है यहाँ पे, और एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। ये ना पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, मोनोसैकेराइड्स की बात करें हमारा, तो मोनोसैकेराइड्स आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ के हमें क्या बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। फॉर्म बिटवीन द टू कार्बन एटम्स ऑफ द टू एडजेंट्स मोनोसैकेराइड्स के बीच में हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हमें देखने का। यानी न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड आर लिंक्ड बाय क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा हमारे जुड़े होते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। तो फॉस्फेट मॉइटी है ना, लिंक 3 कार्बन ऑफ द वन शुगर ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड और द 5 कार्बन शुगर ऑफ द सक्सेडिंग न्यूक्लियोटाइड के रूप में। तो 3 और 5 कार्बन के बीच में हमारा क्या होता है, शुगर के तीसरे और 5वें कार्बन के बीच में हमारा क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमारा। यहाँ पे जैसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहते हैं हमारे, याद करना है। तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड्स का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपको यहाँ पे याद करना है ना। पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, फॉस्फोडाइस्टर। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं हमारा, ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका जो एक का 1 कार्बन का हमारा, दूसरा NH2 ग्रुप से हमारा होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है हमारा, और इस प्रकार से हमारी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा, इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है एग्जिबिटेड होती है DNA के रूप में, जिसको सबसे पहले हमें बताया था वाटसन एंड क्रिक ने हमें DNA का मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल इसको हम बोलते हैं हमारा। द टू स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं हमारा। क्या बनाते हैं हमारा, बैकबोन ऑफ द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन के रूप में इसकी बैकबोन प्रेजेंस होती है हमारा। इसमें क्या होता है, ए और G है ना, हमारा वन स्ट्रैंड पेयर विद द थायमिन और साइटोसिन के साथ अनदर स्ट्रैंड के साथ हमारा जुड़े होते हैं हमारा। तो 2 हाइड्रोजन ग्रुप हमारे प्रेजेंट एडेनिन और थायमिन के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारा, होते हैं हमारे। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होते हैं हमारे, 3 ग्रुप्स हमें प्रेजेंस हमें देखने को मिलते हैं हमारे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे A और T के बीच में डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है हमारा, और G और C के बीच में क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, हमें याद रखिएगा यहाँ पे। ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस के रूप में, एक घूमती हुई सीढ़ी के रूप में दिखाई देती है। ईच स्टेज ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंट बाय द पेयर ऑफ बेसेस के रूप में प्रेजेंस होता है। सो ईच स्टेप एसेंट इनटू द स्ट्रैंड, और हर स्ट्रैंड जब टर्न करता है हमारा तो कितना होता है, 36 डिग्री का एक टर्न हमें देखने को मिलता है हमारा। और एक पूरा हेलिकल जो होता है हमारा क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यानी कि उनके बीच में कितने बेस पेयर होंगे, 360 में आप 10 का पार्ट करेंगे तो 30 डिग्री एंगल आ गया हमारा, यानी कि 10 बेस पेयर्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। सो 1 फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व द 10 स्टेप्स या 10 बेस पेयर के रूप में हमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है हमारा। द पिच वुड भी कितना होता है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स होता है। डेट राइज पर बेस पेयर वुड भी, अगर पर बेस पेयर में अगर उनके बीच में 2 की डिस्टेंस देखें तो कितनी होती है हमारी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स हमें देखने को मिलती है हमारे। तो पूरा एक टर्न कितना होता है हमारी डिस्टेंस 34 आर्मस्ट्रॉन्ग के में देखना, और कितना होता है 360 डिग्री पे हमारा टर्न कर जाता है 36 डिग्री एंगल के साथ हमारा। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद द अबव मेंशन फीचर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है हमारा, बीटा डीएनए कहलाता है, बी डीएनए कहलाता है, जो ह्यूमन बींग्स में हमें देखने को मिलता है। तो डीएनए अलग प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और सॉरी जेड डीएनए, और ये हमारे अलग अलग एनिमल्स में अलग प्रकार के। ह्यूमन बींग्स में हमारा बी डीएनए हमें देखने को मिलता है यहाँ पे।
नेक्स्ट हम आते हैं बायोमोलिक्यूल्स हैव ए टर्नओवर के रूप में बात करते हैं हमारा। तो कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू द सम एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल। तो इन बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं और ये कुछ अलग प्रकार के दूसरे नए बायोमोलिक्यूल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन हमें करते रहते हैं। सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू द केमिकल रिएक्शंस के रूप में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारा। इन अदर वर्ड्स की बात करें, मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू द अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे हम इसको बोलते हैं हमारा। तो एक मेटाबॉलिक पाथवे के रूप में तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, इनका सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज वेरी केमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड रिएक्शंस की बात करते हैं हमारा। सो प्रोटीन विद कैटालाइटिक पावर के साथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। जो ऐसे हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कैटालिटिक पावर करते हैं, दूसरों को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं, हमारा एंजाइम्स कहलाते हैं हमारे। सो मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू, क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक पाथवे से, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म ए सिंपलर स्ट्रक्चर से बनते हैं हमारा। हमारे क्या होती है, जो सिंपल स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाती है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, जिन्हें बायोसिंथेसिस भी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं, है ना, एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं हमारा। या सिंपलर स्ट्रक्चर जो होती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल जाती है हमारा, यानी ब्रेकडाउन की प्रोसेस हुई, तो हम बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारा। तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपलर से मोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसका एग्जांपल क्या हमें देखने को मिलता है हमारा, एनाबॉलिक पाथवे का फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है हमारा। और कैटाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल देखोगे तो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारा होता है, वो कैटाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हमारा। तो एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जबकि कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होती है हमारी, और जो एनर्जी होती है हमारी करेंसी के रूप में निकलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या कहते हैं, हमारे जो बॉन्ड एनर्जी के रूप में प्रेजेंस होती है, हमारे केमिकल के रूप में प्रेजेंस होता है हमारा, क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सो एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम हो रही, क्या होती है, एटीपी का कंजप्शन होता है। जबकि क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, क्या होता है, एटीपी रिलीज होती है यहाँ पे हमारे। तो जो वो एटीपी होती है, जिसे हम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल करेंसी कहते हैं, जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस करने में क्या होते हैं, काम में लेते हैं हमारा। दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स के रूप में हमें काम करते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में स्पॉन्टेनियसली, है ना, अपने आप टू इक्विलिब्रियम की तरफ मेंटेन करती है हमारी, कैसे हमारी इक्विलिब्रियम की तरफ मेंटेन करती है। एंड स्टेडी स्टेट के रूप में रहती है, इन्हें नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है हमारी। तो नॉन स्टेडी स्टेट में रहती है और वो किस तरफ मूव करती है, हमारी इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसेस जाने की प्रोसेस करती है। सो लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म द वर्क। Living process is a constant effort to prevent falling into the equilibrium and this is achieved by the energy input। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारी जो लिविंग की लाइफ चल रही है वो कैसी होती है, नॉन स्टेडी फॉर्म में होती है, नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है। और इसको जनरली हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमें क्या होता है, हमारा बहुत हाई एनर्जी अचीवमेंट्स भी हमें देखने को मिलता है, या यूजेस भी हमें देखने को मिलते हैं हमें। तो नॉर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाने की कोशिश करते हैं, पर कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आती, याद रखिएगा। तराजू के पल्ले की तरह इस पर नीचे हमें चलती रहेगी, इस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर ये होम्योस्टेसिस के स्टेज में आ गई हमारी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गई, तो जिस दिन इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगी उस दिन पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, याद रखना। तो यहाँ पे यानी कि जब भी पर्सन होगा हमारा, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी भी नहीं आएगा। वो क्या होती है, प्रोसेस चलती ही रहती है हमारी, इम्बैलेंस कंडीशन होती रहती है, होती इम्बैलेंस है, पर कोशिश जरूर हम करते हैं, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं हमारा। तो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी के रूप में काम करते हैं। हैंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म क्या होती है, हमारी सिनोनिमस साथ साथ होने वाली एक प्रोसेस है हमारी यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। सो विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वहाँ पे कोई लिविंग स्टेट, तो हमने पढ़ा था लिविंग के, है ना, डेफिनेट कैरेक्टर के रूप में क्या होता है हमारा, मेटाबॉलिज्म हमारा एक डेफिनेट कैरेक्टर, और लिविंग वही होगा जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है, हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं लगभग, कुछ एक्सेप्शन के रूप में बात करें, राइबो एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइटिक आरएनए हमें देखने को मिलता है। एंड एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज ए सर्विस और द पॉकेट होते हैं विच सबस्ट्रेट फिट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम के अंदर क्या होते हैं हमारे, जैसे नॉर्मल सारे प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, पर सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और
उन एंजाइम्स में क्या होता है, कुछ एक्टिव साइट प्रेजेंस होती है हमारी, जो नॉर्मल है प्रोटीन्स में नहीं होती है ना। तो उसी के अंदर क्या होती है, उसी एक्टिव साइट पे जो आपके सबस्ट्रेट आके क्या होता है हमारा फिट होता है हमारा। एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचुरेशन हो जाता है। तो अगर हाई टेम्परेचर पर हम प्रेजेंस हो और अगर बॉडी मेंटेन ना करे हमारे टेम्परेचर पर, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और लो टेम्परेचर पे क्या होती है, ये क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी सीन इन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। इसके बात करते हैं, लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारे एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव हमारे हो जाते हैं हमारे, याद रखिएगा। पर उसको नॉर्मल अगर टेम्परेचर तो वापस एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम्स जो होती हैं थर्मल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जैसे 40 डिग्री पे क्या होता है हमारे, क्या होता है हमारे डीनेचर। पर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया से प्रेजेंस होते हैं, है ना, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, टैक बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, उससे प्राप्त होते हैं, जो हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं हमारे वो वहाँ पे रह सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है हमारा टेक एंजाइम, बहुत बात करते हैं हमारा थर्मो एसिडोफिलस एंजाइम की बात करते हैं हमारा। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम की बात करते हैं हमारा। तो क्या किसी रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो होती है ना, कि एंजाइम के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट का प्रोडक्शन बनाया जा रहा है, ये उसकी रेट के ऊपर डिसाइड करता है हमारा। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं इन और ईच कैटालाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। तो कई तरीके के मोर देन 3000 से भी ज़्यादा हमारे एंजाइम्स हमारे देखने को मिलते हैं हमारा। और सब एंजाइम के होते हैं एक स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं, जो स्पेशल सब्स्टिट्यूट्स पे ही हमारा क्या काम करता है, हमारा काम करने का काम पे ही काम करते हैं हमारे। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो क्या होता है, जब सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसकी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम ला देता है हमारे जहाँ पे। सो मेकिंग द ट्रांजिशंस टू S to P इज मोर, सबस्ट्रेट टू प्रोस्टेट लाने में बहुत इजीली हमारा ट्रांजिशन प्रोसेस को कम कर देता है। जैसे अब यहाँ पे हम इसको बात करते हैं इस ग्राफ से, और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ये एक सबस्ट्रेट एनर्जी की बात करते हैं, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो सबस्ट्रेट का हमारे क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये सबस्ट्रेट को देखिए हमारा जब ट्रांजिशनल स्टेट में आता है ना, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है हमारा, तो इसके लिए आप देखिए कि एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रही है हमारी, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज बदलने वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो विदाउट एंजाइम की बात करूँ आपको, तो देखिए आपको ये इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से इसको लग रही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की बात करूँ तो देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी में क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, लोअर डाउन कर देता है हमारा। और कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही सबस्ट्रेट बहुत इजीली जल्दी क्या होता है, प्रोडक्ट में बदलना शुरू करता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, हमारे रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हाथ से ड्रॉ करके एक बार देखिएगा, बनाइएगा हमारा। ईच एंजाइम, ये जो होता है हमारा एंजाइम को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबस्ट्रेट एस जो बात करते हैं, बाइंडिंग साइट इज मॉलिक्यूल, सो डेट इज हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में प्रोड्यूस करते हैं हमारा, जो आगे चल के हमारे को प्रोडक्ट में बदल जाएगा हमारा। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए होता है हमारा, एंड डिसोसिएटेड इनटू अगेन, किसमें होता है, प्रोडक्ट में बदल जाएगा हमारा, प्रोडक्ट्स में बदल जाएगा, है ना। पी एंड द अनचेंज, एंजाइम क्या होगा, अनचेंज रहेगा हमारा, विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ बदल के हमारा एंजाइम में बदल जाता है। एंजाइम प्रोडक्ट देखते हैं किस प्रकार से, ये देखिए हमारा एंजाइम हमें देखने को मिल रहा है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये एक्टिवेशन साइट से जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हमारा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। और एंजाइम क्या होता है, अनचेंज रहता है यहाँ पे, याद रखिए। और एंजाइम दोबारा फिर एक्शन में क्या होता है, काम में आने लग जाता है यहाँ पे, इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे। The catalytic cycle of the enzyme action is following step। तो इस स्टेप को समझाया गया हमारे, क्या होता है हमारे, जैसे कि फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करता है इस एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ, है ना, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट से जुड़ जाता है वहाँ पे। फिर क्या होता है, बाइंडिंग द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, उस शेप को चेंज करने के लिए कहता है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है हमारा।
The active site of the enzyme now in close proximity to the substrate break into the chemical bonds बनते हैं और नए bonds बनते हैं, है ना, और क्या होता है enzyme product complexes form हो जाता है यहाँ पे. Now last stage आती है, the enzyme release the product of the activation and the free enzyme is ready to bind to the another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. क्या होता है, प्रोडक्ट और एंजाइम अलग हो जाएंगे और ये एंजाइम दोबारा नए सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर इस एक्टिविटी साइक्लिक को फॉर्मेशन हमारा करता रहता है. यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि हमारा द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशंस व्हिच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम मोस्ट ऑफ द एंजाइम कैसे होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंस होते हैं हमारे. दीज इंक्लूड जो कि चेंज करने वाले, जैसे कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, पीएच में चेंजेस करने पे, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल एंड रेगुलेटेड एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं हमारा. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा हमारा. सो एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं हमारा. तो ये नैरो रेंज और पीएच पे हमारा काम करने वाले होते हैं हमारे टेम्पर. ईच एंजाइम शो इस हाईएस्ट एक्टिविटी एज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे ही हमारा काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहते हैं. इसी पे ये मैक्सिमम काम करते हैं और जब इनमें चेंजेस आता है तो इसकी एक्टिविटी भी क्या होती है, कम हो सकती है हमारी. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच से कम या ज़्यादा होना एंजाइम एक्टिविटी को चेंज कर देता है हमारा. एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ अबव और बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू से कम जाने पर उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है. लो टेम्परेचर क्या करता है, प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट में ला देगा लो टेम्परेचर पे हमारा. और हाई टेम्परेचर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बिकॉज द प्रोटीन क्या होते हैं हमारे, डीनेचर्ड हो जाते हैं हीट के द्वारा. जो बॉन्ड होते हैं ना उनके बीच के, वो बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं. तो स्ट्रक्चर जो होती है हमारी वो बिगड़ जाती है हमारी. यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. विद द इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट अल्टीमेटली रीचेज एट्स मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax, which is not exceeded by the any further rise in concentration of substrate. This is because of the enzyme biomolecules get saturated of this molecule, no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecules की बात करते हैं. देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करते हैं. तो अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी होता है और एंजाइम का सबस्ट्रेट का भी हमारा हमें देखने को मिलता है. हमारा दोनों चीज़ों में अंतर देखते हैं. क्या होता है, अगर एंजाइम की अमाउंट ज़्यादा है हमारा तो सबस्ट्रेट हमने मिला दिया हमारा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी, देखने को मिलती है हमारी, है ना. यहाँ पे है ना, एंजाइम की अमाउंट ज़्यादा है और सबस्ट्रेट कम है हमारा, तो मिला दिया तो एंजाइम क्यों फ्री एंजाइम बढ़ जाएंगे हमारे, देखने को मिलते हैं. और हमारा किसी में अगर हमारा क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम का हमें सबसे ज़्यादा एंजाइम मिला तो एक्टिविटी, पर ये एक्टिविटी भी कहाँ तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक ही बढ़ती है हमारा, जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता. उसके बाद क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, हमें देखने को मिलती है हमारा. तो दिस एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम्स पर डिपेंड करते हैं हमारा. कुछ ये स्पेसिफिक केमिकल्स पर डिपेंड करते हैं हमारा, जो कि बाइंडिंग में मोसेस करते हैं. व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, कुछ क्या करते हैं, इस एंजाइम एक्टिविटी क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटी को रोक देते हैं स्पेशल केमिकल. द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, हमारा इनिबिशन कहलाते हैं. और ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं, इनिबिटर्स कहते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं हमारा. तो ये दो तरीके से हमारे काम करते हैं, हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा. When the inhibitors closely resemble the substrate, जो इसके substrate के जैसा देखना है, and its molecular structures and inhibit the activity of the enzyme, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स कहते हैं हमारा. क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जो कि सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं हमारा और सबस्ट्रेट की तरह, है ना, और वहाँ पे दिखने को मिलते हैं और क्या कहते हैं, एंजाइम के साथ जुड़ के उसकी एक्टिविटी एक्टिव साइट को रोक देंगे हमारा. तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स कहते हैं हमारा. और कुछ होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स भी होते हैं. सो एग्जाम्पल बताते हैं, इनिबिशन ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय द मेलोनेट. तो मेलोनेट किसका कंपिटिटर है, हमारा सक्सेसिव डिहाइड्रोजिनेज का कंपिटिटर हमें देखने को मिलता है. वेरी क्लोजली रिसेंबल्स होता है सबस्ट्रेट सक्सिनेट की तरह स्ट्रक्चर्स में होता है.
Such competitive inhibitors are often used in control of bacterial pathogens की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा याद करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ दिया हुआ हमारा, ग्राफ को आप समझिए, यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं हमारे, है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्स, ये एक्स पे हमें देखने को, और ये वाई पे हमारा पीएच पे। तो हर एंजाइम को तो अपने ऑप्टिमम पीएच पे ही हमारा काम करता है। पीएच की नैरो रेंज इधर ज़्यादा होगी तो एक्टिविटी क्या होगी, हमारी घट जाएगी, हमारे देखने को मिलता है हमारा। तो जो हमारे स्टोमक के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है वो हाईली एसिडिक नेचर पे हमारा काम करेंगे, है ना, pH 1-2 पे काम करते हैं। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम हैं वो क्या होता है, एल्कलाइन नेचर पे काम करेंगे हमारा, तो उनके लिए एल्कलाइन नेचर जरूरी है हमारा। बात करते हैं कुछ टेम्परेचर देखिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तो मैक्सिमम है, और टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने पर क्या होता है, एक्टिविटी क्या होगी, हमारी घट जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के रूप में देखने को मिलते हैं हमारा। तो देखिए हमारा क्यों एंजाइम जो होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी की बात करते हैं। तो एंजाइम क्या होता है हमारा, सबस्ट्रेट के लेवल पे क्या होता है हमारा, जब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है तो एंजाइम क्या तेजी से बढ़ता है हमारा, और एक सीधा स्टेट जाके हमारा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाकर स्टेडी होता है। तो जिस लेवल पे स्टेडी होता है बोलते हैं वी मैक्स वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वी मैक्स बोलते हैं। और यह वी मैक्स हाफ दिया हुआ बेटा हमारा यहाँ पे, इसको बोलते हैं केम वैल्यू। केम वैल्यू क्या होती है, हमारी एंजाइम्स की एक्टिविटी जिसमें हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वी मैक्स वैल्यू बोलते हैं। इसे केम वैल्यू भी बोलते हैं, केम वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे हमें देख, तो जिसकी केम वैल्यू कम होगी वो एंजाइम ज़्यादा अच्छा हमें एंजाइम कहलाता है हमारा। इस तरह से उसको देख सकते हो, मिलते हैं यहाँ पे हमें इस तरह से। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम के बारे में बात करते हैं हमारा। तो मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन और कैटालाइज के बारे में बात करते हैं। सो एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस में बांटा गया, जिनको फर्दर 4 to लेकर 13 सब क्लासेस में बांट के अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट नंबर के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया हमारा। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं हमारा, है ना, एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं हमारा बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाते हैं हमारे। जैसे कि सबस्ट्रेट रिड्यूस करता है, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारा, तो ये एस क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा क्या होगा, रिड्यूस हमें देखने को मिलता है। तो ये एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये हमारा, तो आपस में इंटरचेंज कर दिया हमारा, क्या कहलाता है हमारा, है ना, एच आइन का हमारा क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं हमारे, कुल मिला के हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स कहलाते हैं हमारे। दूसरा होता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करते हैं, एंजाइम जो कि क्या करते हैं, ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एस सबस्ट्रेट, उसके बाद क्या हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरा एस डैश है हमारा, तो क्या क्या हमारा यहाँ पे एस हमारा रह गया, और एस डैश के साथ इस ग्रुप को क्या हुआ, बांध दिया हमारा। तो क्या होता है ट्रांसफेरेज, इन्होंने ग्रुप को क्या किया, इस ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। सो ट्रांसफेरेज एंजाइम कहलाते हैं हमारे। तीसरा होता है हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर बॉन्ड्स, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइजेज हमारा कहते हैं, हमारे एंजाइम्स कहलाते हैं हमारा। या सी हैलाइड्स या पी एन हैंड्स को तोड़ने वाले को हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कहते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल, और जो विदाउट, और अगला कहलाता है लाइजेज, जो विदाउट वाटर मॉलिक्यूल को तोड़े हमारा, वो को यूज किया हमारा तोड़ते हुए लाइजेज कहलाता है। एंजाइम ने कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म फ्रॉम अदर देन द हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के अलावा इन्वॉल्विंग द डबल बॉन्ड को तोड़ते उन्हें क्या बोलते हैं, लाइजेज हमारा कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कार्बन कार्बन के साथ 2 ग्रुप जो हमारा एक्स वाई, तो उन्होंने क्या होगा एक्स वाई अलग कर दिया और सी कार्बन कार्बन अलग कर दिया, तो क्या लाइजेज ग्रुप हमारे कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पे ग्रुप ये जो है नंबर्स इनकी याद है कि नंबर 1 ग्रुप ऑक्सीडोराइडेज को ही कहेंगे या डिहाइड्रोजन कहेंगे, ये नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, 2 नंबर पे तीसरा नंबर का नाम नहीं दे सकते। तो ग्रुप हमारा नंबर चेंज है, फिक्स नंबर होते हैं, याद रखें। तो फर्स्ट नंबर हमेशा ग्रुप 1 हमेशा किसका कहलाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजन कहलाएगा। दूसरा ट्रांसफेरेज ग्रुप है हमारा, तीसरा ग्रुप हमारा हाइड्रोलाइजेज और लाइजेज, फिक्स ग्रुप है हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इनको आपको सीक्वेंस में ही आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा यहाँ पे इन चीज में। पांचवा करते हैं आइसोमरेज, क्या करते हैं, इंक्लूड ऑल एंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल यानी जियोमेट्रिक पोजीशन और आइसोमरेज डी फॉर्म या एल फॉर्म में चेंज करते हैं, हमारा क्या करते हैं, आइसोमरेज कहलाते हैं। और लाइगेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जोड़ने का काम करते हैं, सारे तोड़ने वाले हैं और ये सब क्या हमारा जोड़ने वाला है। एंजाइम कैटेलाइजिंग द इंटरलिंकिंग टुगेदर 2 कंपाउंड को जोड़ते हैं क्या बोलते हैं, लाइगेज। डीएनए लाइगेज जैसे एंजाइम है, डीएनए के मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करते हैं हमारा। एंजाइम विच कैटेलाइजिंग जॉइनिंग ऑफ द का सीओ ग्रुप, सीएस और सीएन और पीओ ग्रुप्स को हमारे क्या करते हैं, जोड़ने का
बॉन्ड्स को तोड़ जोड़ते हैं, तो लाइगेज ग्रुप हमारा ग्रुप कहलाता है। तो 6 के 6 कैटेगरी और 6 के 6 फिक्स नाम है, अब याद रखिएगा यहाँ पे। लास्ट हम फैक्टर्स की बात करते हैं, हमारा चैप्टर का भी लास्ट है हमारा, को फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हमारे जो एंजाइम के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं हमारे, बाउंड द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटेलिकली एक्टिव, तो ये उनके साथ जुड़ के मोर एक्टिवली उनको बढ़ा देते हैं हमारा। इन दिस इंस्टेंट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम में जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है हमारा, प्रोटीन पोर्शन होता है हमारा एंजाइम का, वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम्स हमारा कहलाता है। सो दीज काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड, हम उसको पार्ट देखते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट हमारा क्या कोफैक्टर है हमारा, जैसे कि हमारा जो कोफैक्टर्स होते हैं मे भी आइडेंटिफाई होते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में, को एंजाइम्स के रूप में देखने को मिलते हैं, और मेटल आयंस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कोफैक्टर्स हमारे 3 फॉर्म में हैं, देखने को मिलते हैं। प्रोस्टेटिक ग्रुप की बात करें तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि प्रोटीन के साथ यानी एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, बिल्कुल हमारा देखने को मिलता है। को एंजाइम्स इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारा, देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली, क्या होता है हमारा? ट्रांजिट फॉर्म में होता है, यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालाइसिस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। को एंजाइम्स की बात करते हैं, और लूज ग्रुप होते हैं हमारे, और ट्रांजिट कुछ समय के लिए ही जुड़ते हैं हमारा। दिस एसेंशियल केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द मेनी कोएंजाइम्स, क्या होते हैं जनरली, क्या होते हैं कोएंजाइम्स के एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, क्या होंगे? विटामिन, जो कि कोएंजाइम्स के रूप में हमारा काम करते हैं हमारा, और लूजली बाउंस होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक है हमारा। प्रोस्टेटिक में टाइटली होता है, जैसे कि एग्जांपल कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD की बात करें या NADP की बात करें, तो कंटेन क्या होता है इसमें? जिसमें विटामिन होता है, कौन सा? नियासिन इसमें काम करता है हमारा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा यहाँ पे NAD या NADP के साथ कौन सा होता है? विटामिन नियोसिन समय यहाँ पे जुड़ा होता है यहाँ पे। द नंबर्स ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एंजाइम जो होते हैं हमारे रिक्वायर मेटल आयंस के रूप में भी अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। जैसे कि जिंक इज ए कोफैक्टर होता है, जो कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, किसके रूप में होता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के रूप में जिंक एक फैक्टर के रूप में हमारा काम करता है हमारा, है ना। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम्स व्हिच testified that play in a crucial role in the catalytic एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। अगर इसमें से यहाँ पे कोफैक्टर को निकाल दिया जाए हमारा, तो एंजाइमेटिक एंजाइम क्या होगी हमारी? कम हो जाएगी। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करें, हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है हमारा? हमारी जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट एक्टिव एंजाइम है, मोस्ट फास्टेस्ट एंजाइम होता है, जिसके साथ क्या होता है? जिंक जुड़ा होता है, हमें देखने को मिलता है। और ये हमारे क्या होता है? जो हमारे जो कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएशन करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या होता है? हमारा 5000 टाइम्स बढ़ा देता है हमारा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और इनके प्रेजेंस में इतनी ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा। यहाँ पे हमने लगभग हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, हमने हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।